नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार निवास पर सियासत को समझिए, क्योंकि बिहार निवास को लेकर दिल्ली में फैसला आया और राजधानी पटना में बवाल शुरू हो गया। दूसरी खबर होगी नीतीश कुमार की यात्रा वाली सियासत, आपको समझाएंगे क्योंकि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तीसरी खबर होगी बिहार में अधिकारियों के लिए क्या है नया नियम, ये भी आपको बताएंगे और आपके लिए कैसे ये फायदेमंद है वो भी समझाएंगे। कहां 6 दिन में हाथी ने ली 16 जान, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार में दिल्ली निवास को तोड़ने और उसकी जगह नए भवन निर्माण पर सियासत गरमाती दिख रही है। आरजेडी ने बिहार निवास में लालू प्रसाद का शिलापट होने की वजह से इसे तोड़ने का आरोप सरकार पर लगाया है, तो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसे आरजेडी का शिगुफा करार दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार निवास देश की राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में बना वो भवन जहां दिल्ली प्रवास के दौरान बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावे तमाम मंत्री और विधायक भी ठहरते हैं। बिहार निवास को तोड़कर नया भवन बनाने के भवन निर्माण विभाग के फैसले ने दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर जाड़े के मौसम में बिहार की राजधानी पटना का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार निवास के पोर्टिको में लगे लालू प्रसाद के शिलापट की वजह से इसे तोड़ा जा रहा है। बस उस एक नाम को हटाने के लिए ये पूरी इमारत ध्वस्त की जा रही है, जबकि ये पूरी तरह से ठीक है। उसे तोड़ने का सनक एक सवार हो गया। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के लोग हर बात में राजनीति खोजते हैं। दरअसल इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, चुनाव ये हार चुके हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, इसलिए उनके प्रवक्ता इस तरह की बेकार की और फुहर बातें करती हैं। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा बिहार निवास की खामियों को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे परेशानी किस बात का हो रहा है? अरे हम तो बिहार संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाते हैं। बता दें कि 1994 में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद ने बिहार निवास बनवाया था, जबकि दिल्ली में अत्याधुनिक भवन बनाने के लिए सरकार ने इसको तोड़ने का फैसला लिया है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार निवास को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों इस पर सियासत गरमाई हुई है। तो देखिए खबर आप समझिए, बिहार निवास पर सियासत आखिर तेज क्यों हो गई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने दिख रहे हैं। इस खबर और सवाल को समझने के लिए सबसे पहले बिहार निवास को समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि बिहार निवास दिल्ली में बना वो बिहार का सरकारी भवन है जिसमें दिल्ली आने पर नेता मंत्री ठहरते हैं। मतलब ये वैसा भवन है जहां पर बिहार से कोई भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कोई भी आते हैं तो यहीं ठहरते हैं। फिलहाल दिल्ली में बिहार के 3 सरकारी भवन हैं, जिसमें बिहार निवास है, बिहार भवन है और बिहार सदन शामिल है। अब आप खबर तो समझिए, बिहार निवास पर सियासत क्यों तेज है। दरअसल राज्य सरकार ने बिहार निवास को तोड़ने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि बिहार निवास को तोड़ा जाएगा और यहां अत्याधुनिक भवन बनाया जाएगा। नए भवन में कई नई सुविधाएं होंगी और अत्याधुनिक सुविधाओं से यह भवन लैस होगा। अब आप समझिए कि बिहार निवास पर सियासत को लेकर किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। तो आपको बता दें कि आरजेडी ने यह आरोप लगाया कि ईर्ष्या की वजह से बिहार निवास तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद ने इसे बनवाया था, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। लालू प्रसाद के शिलापट को हटाने के लिए इस भवन को तोड़ा जा रहा है, ये आरजेडी की तरफ से आरोप सरकार पर लगाए गए। वहीं आरजेडी के आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने भी पलटवार किया। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि आरजेडी के लोग हर बात में ओछी राजनीति करते हैं। खामियों को दूर करने के लिए एक जरूरी कदम सरकार ने उठाया है।
लेकिन आरजेडी विरोध कर रहा है, यानी कि बिना वजह विरोध किया जा रहा है। पलटवार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से किया गया। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की, और अब बात यात्रा वाली सियासत की करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं और सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से यात्रा पर निकल सकते हैं। सीएम की यात्रा के पहले ही बिहार की सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 74 साल के हो चुके हैं। 74 साल की उम्र में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव में हार के बाद 36 साल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रिफ्रेशमेंट के लिए विदेश घूमने चले गए। दूसरी ओर रिटायरमेंट की उम्र को काफी पीछे छोड़ चुके सीएम नीतीश एक बार फिर बिहार की सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी 16वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो 16 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। यात्रा में मुख्य फोकस 7 निश्चय 3 के तहत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और ईज ऑफ लिविंग जैसे मुद्दे रहेंगे। यात्रा के दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, नई सौगात देंगे, साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के बाद हुए काम की भी जानकारी लेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा शुरू होने से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं और उनकी इस यात्रा पर किस तरीके से वार पलटवार किया जा रहा है, ये पूरी कहानी आपको समझाएंगे। अब आप खबर तो समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 15 यात्रा कर चुके हैं और अब जो उनकी अगली यात्रा होने वाली है, ये 16वीं यात्रा होगी, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16वीं बार यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब नीतीश कुमार बार बार यात्रा क्यों करते हैं, तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है। पिछले करीब 35 साल से बिहार की राजनीति मुख्य रूप से 2 ही नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले हैं लालू प्रसाद और दूसरे नीतीश कुमार। लालू प्रसाद रैलियों की राजनीति किया करते थे, जबकि नीतीश कुमार यात्रा की राजनीति करते हैं। मतलब नीतीश कुमार यात्रा के जरिए लोगों से रूबरू होते हैं। अब नीतीश कुमार क्यों बार बार यात्रा करते हैं वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि उन्होंने कब यात्रा की, वो आपको बताते हैं। 2005 में चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा की और बिहार की कुर्सी तक पहुंच गए। और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद साल 2009 में एक बार फिर नीतीश कुमार यात्रा पर निकले और इस यात्रा का नाम विकास यात्रा दिया गया था। रिजल्ट ये रहा कि एनडीए के लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें आईं और चुनाव के बाद नीतीश कुमार धन्यवाद यात्रा पर निकले। फिर 2010 में भी सीएम नीतीश कुमार ने यात्रा की। 2010 में फिर चुनाव से पहले नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे और उस यात्रा का नाम विश्वास यात्रा दिया गया था। यात्रा पर बिहार की जनता ने इतना विश्वास जताया कि अकेले जेडीयू को 2010 में विधानसभा के चुनाव में 115 सीट मिल गई। 2010 में विश्वास यात्रा के बाद सरकार बनाने के बाद ठीक 1 साल बाद यानी 2011 में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के बीच गए, यात्रा के जरिए जनता से मिले, जिसका नाम सेवा यात्रा था। वहीं 2012 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार यात्रा पर निकले, लोगों के बीच गए, उनसे बातचीत की और सिर्फ एक यात्रा जिसके बाद भी जीत नहीं मिली, 2014 में संकल्प यात्रा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई थी। यात्रा वाली राजनीति को अब आप समझिए। देखिए 2015 में सीएम नीतीश कुमार ने संपर्क यात्रा की और फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में वापसी की। अब कुछ और यात्राओं को भी आप जान लीजिए। 2016 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे, जिसका नाम निश्चय यात्रा था।
फिर 2017 में उन्होंने समीक्षा यात्रा की थी और उसके बाद 2019 में भी उन्होंने जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली थी। 2021 में समाज सुधार यात्रा और 2023 में समाधान यात्रा। 2024-25 के बीच यानी कि पिछले ही साल प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले थे। वहीं इसके पहले नीतीश कुमार 2024 और 2025 में प्रगति यात्रा पर निकले थे, जिससे मिले फीडबैक के आधार पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं लॉन्च की थी। अब आप खबर तो समझिए, नीतीश कुमार बार बार यात्रा क्यों करते हैं? तो यात्रा के दौरान नीतीश कुमार लोगों से मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और सीधे मुख्यमंत्री को जनता से फीडबैक मिलती है कि क्या कमी है, क्या और करना चाहिए, और इसी फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजना बनाते हैं और यात्रा के जरिए योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं। और यही कहा जा रहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं को लॉन्च किया गया था उसके समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अगली यात्रा पर निकल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में सोना खरीदने को लेकर एक नया नियम सियासी बवाल की वजह बन गया है। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर या फिर मास्क पहनकर कोई भी ग्राहक ना तो ज्वेलरी शॉप में एंट्री ले पाएगा और ना ही सोने की खरीदारी कर सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में सोना खरीदने के नियम आज से बदल गए हैं। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर या मास्क पहनकर कोई भी ग्राहक ज्वेलरी दुकान में न तो एंट्री ले सकेगा और न ही सोने की खरीदारी ही कर पाएगा। ये फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर लागू किया गया है। फेडरेशन का कहना है कि ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती लूट और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कदम उठाए गए हैं। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां चेहरा ढककर सोना खरीदने पर रोक लगाई गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, आनंद, अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो अब ये नया फैसला लिया गया और अब इस नए फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको समझाते हैं किनका क्या कहना है। आप खबर तो समझिए। देखिए, सोना खरीद के नियम जो हैं वो अब बदल दिए गए हैं और इस नियम में बदलाव सुरक्षा को देखते हुए किया गया है, ऐसी दलील दी जा रही है। अब आप खबर तो समझिए। सोना खरीद के नियम बदले, मतलब ये कि चेहरा अगर आपका ढका रहेगा तो आपको सोना नहीं मिलेगा। अगर आप शॉप में एंट्री चाहते हैं तो आपको हिजाब, नकाब या फिर मास्क अगर आप लगाए हुए हैं तो एंट्री नहीं मिलेगी। ज्वेलरी शॉप में हिजाब, नकाब में एंट्री बैन कर दी गई है। हिजाब वाली औरतें अब सोना नहीं खरीद सकेंगी। अगर आपको अंदर सोना खरीदने जाना है तो इसे हटाना पड़ेगा। ज्वेलरी शॉप में क्या क्या पहनकर आने वालों की एंट्री बैन की गई है, अब आप इसे समझिए। हिजाब पर बैन लगाया गया है, नकाब पहनकर आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगर आपने हेलमेट पहन रखा है तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मफलर से अगर आपने अपना मुंह ढक रखा है तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मास्क लगा रखा है या फिर घूंघट ओढ़ रखा है तो भी आपको एंट्री शॉप में नहीं दी जाएगी। सोना खरीद के नियम में बदलाव क्यों किया गया, अब आप इसे समझिए। तो ये दलील दी जा रही है कि लूटपाट से बचाने के लिए फैसला लिया गया है और सुरक्षा कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर फेस ढका रहता है तो लोगों की पहचान नहीं हो पाती है। सोना खरीद के नियम में बदलाव का फैसला किसका है, तो ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। सोना खरीद के नियम में बदलाव पर सियासत भी तेज हो गई है। अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो सोना खरीद के नियम में बदलाव पर सियासत क्या हो रही है, अब आप वो समझिए। तो फैसले के पक्ष में सत्ताधारी पार्टी के नेता दिख रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने इस फैसले का विरोध किया है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नई सरकार बनने के बाद नए साल में नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को अधिकारियों को जरूरी रूप से अपने कार्यालय में रहकर ही लोगों की समस्याओं को सुनना होगा और उनका समाधान भी करना होगा। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अब बिहार के लोगों को अपने किसी सरकारी काम के लिए दर दर भटकना नहीं होगा। ऑफिस जाएंगे तो अधिकारी और कर्मचारी नदारद नहीं मिलेंगे, क्योंकि 19 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार की सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर दी। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है,
कि हर हफ्ते लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। सोमवार और शुक्रवार को लोगों की समस्या सुनी जाएगी। दोनों दिन अधिकारियों का अपने कार्यालय में रहना अनिवार्य है। अधिकारियों को जनता से सम्मान पूर्वक मिलना होगा। लोगों की समस्या सुनकर तुरंत समाधान करना होगा। लोगों के बैठने, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये आदेश पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के लिए है। दरअसल सुनने में आ रहा था कि अधिकारी लोगों की नहीं सुनते। कई अधिकारी और कर्मचारी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं रहे थे। ऐसे में सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के तहत ये आदेश जारी किया है। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए गए इन आदेशों के अलावा QR कोड जारी कर लोगों से सुझाव भी मांगा। जो चाहें वो 10 जनवरी तक अपना सुझाव दे सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार की ये नई सरकार लोगों के ईज ऑफ लिविंग पर ध्यान दे रही है और जो शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो उसके लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। क्या है ये निर्देश, जल्दी से आपको बताते हैं। अब आप खबर तो समझिए। 19 जनवरी से एक नया आदेश लागू होगा और इस आदेश के तहत हर हफ्ते लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। ये निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि हफ्ते में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुनवाई करना जरूरी है। यानी कि दोनों ही दिन अधिकारी को अपने कार्यालय में मौजूद रहना होगा और लोगों से मिलना होगा। अधिकारियों को जनता से सम्मान पूर्वक मिलना होगा और लोगों की जो समस्याएं होंगी उसे तुरंत सुनकर तुरंत उनका समाधान जरूरी है। बैठने, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी करनी जरूरी है। ये आदेश दिया गया है। आदेश पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के लिए है। दरअसल खबर ये मिल रही थी कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ऑफिस में नहीं मिलते हैं और लोगों को बार बार भटकना पड़ता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अब जंगली जानवर रिहायशी इलाके में आ जाएं तो वो मौत का तांडव मचा देता है। चाईबासा और आसपास के क्षेत्रों में हाथी अब तक 16 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े खतरे के बावजूद वन विभाग अब तक इस हाथी को काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चाईबासा में हाथी का खूनी खेल। रात होते ही मौत का साया। एक अकेला हाथी मचा रहा तांडव। घर तोड़कर अंदर घुसता है। सोते हुए मासूमों को रौंद देता है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं। बड़ा सवाल, कब थमेगा हाथी का बवाल। जी हां, चाईबासा में इन दिनों इंसान नहीं बल्कि एक दंतैल हाथी आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। जंगल में दिन भर छिपकर रहने वाला ये हाथी रात होते ही गांव में घुसकर सोए हुए लोगों पर हमला कर रहा है। अब तक हाथी के हमलों में 16 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल ये हाथी अपने झुंड से बिछड़ने के बाद बेहद आक्रामक हो गया है। ये आमतौर पर रात के अंधेरे में गांव में घुसकर लोगों पर अचानक हमला करता है। लोग सोते रहते हैं और मौत दबे पांव आ जाती है। सोमवार को पहली बार इस खूंखार हाथी का एक छोटा सा वीडियो सामने आया, जिसने लोगों के डर को और बढ़ा दिया है। हाथी के हमलों से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग रातें जागकर बिताने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। और अब आप इस दंतैल हाथी के तांडव को इस तरीके समझिए कि बीते 6 दिन के अंदर 16 लोगों की जान ये हाथी ले चुका है। अब आप खबर तो समझिए, दंतैल हाथी कैसे मचा रहा है मौत का तांडव। दंतैल हाथी का तांडव आप ऐसे समझिए कि बीते 6 दिन के अंदर 16 लोगों की जान ये दंतैल हाथी ले चुका है। मतलब 16 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और पुरुष भी हैं। कब कब हाथी ने जान ली है, अब आपको ये पूरा आंकड़ा भी बताते हैं। तो इस दंतैल हाथी का आतंक 1 जनवरी से ही शुरू है।
1 जनवरी को मुफस्सिल और टोंटो क्षेत्र में 3 ग्रामीणों की हाथी ने जान ले ली। हाथी के हमले से 2 ग्रामीण घायल हो गए। 2 जनवरी को फिर गोइलकेरा क्षेत्र के साइतवा में एक बच्चे को इस हाथी ने मार डाला और एक बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद तारीख 3 जनवरी की 3 जनवरी को अमराई की तापी में एक महिला की इस हाथी ने जान ले ली और हाथी के हमले से मृत महिला का पति घायल हो गया है। और इसके ठीक अगले दिन 4 जनवरी को बिला केंदू कोचा में एक महिला की मौत हो गई। हाथी के हमले से मृत महिला का पति भी घायल हो गया। और हाथी यही नहीं रुका, 5 जनवरी को सोवा गांव पहुंचा, एक ही परिवार के 3 लोग की जान ले ली। कुइलसुता गांव में एक युवक की मौत हो गई और हाथी के हमले से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। फिर 6 जनवरी को बबादिया गांव में हाथी का तांडव देखने को मिला। 6 जनवरी को बबादिया गांव में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की हाथी ने जान ली और एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 अन्य लोगों की भी जान इसमें चली गई है। और ऐसे में इस हाथी के तांडव से निजात दिलाने के लिए ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।